रात के करीब 2 बज रहे थे। रिपोर्टर सुरेश और उसका कैमरामैन वरुण दोनों साउथ दिल्ली के जंगलों में एक मर्डर केस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। उन्हें मालूम था कि दिन में ये इलाका पुलिस सर्विलांस में रहता है। ऐसे में दिन के वक्त उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करना उनके लिए नामुमकिन था। रात का वक्त इसलिए सबसे ज्यादा सही था। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें अजीबोगरीब एहसास होने लगा, जैसे उनके पीछे पीछे कोई उनके कानों में आकर कुछ फुसफुसा रहा हो। यह एहसास कैमरामैन वरुण को डराने के लिए तो काफी था, लेकिन रिपोर्टर सुरेश की हिम्मत इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल सुबह उसकी ये स्टोरी टीवी पर ब्रेक जरूर होगी। लेकिन अब तक उन्हें इस केस से जुड़ा कोई संजीदा सुराग हाथ नहीं लगा था। तभी अचानक उन्हें सामने एक तालाब नजर आया। ये उस घने जंगल के बीचों बीच मौजूद एक लौता तालाब था। इसका मतलब रिपोर्टर सुरेश और वरुण इस खौफनाक जंगल में बहुत आगे बढ़ आए थे। इतना आगे कि अब वो कभी दोबारा घर लौट भी पाएंगे या नहीं, ये राज बस उस रात के जहन में कैद था। अभी मर्डर केस में साक्ष्य तलाशते उन्हें कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक उन्हें एक सफेद परछाई नजर आई। ये परछाई कभी जंगलों के बीच झाड़ियों से गुजरती तो कभी किसी पेड़ पर उल्टी लटकी मिलती। ये आमना सामना इस हद तक खौफजदा करने वाला था कि वरुण ने घर लौटने के बारे में सोच लिया था, मगर सुरेश का कहना था कि वो अपनी मंजिल के बेहद करीब है। शायद वो सही था। मौत की मंजिल शायद उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उन्हें कुछ और लोगों की आवाजें आने लगी। वरुण को लगा कि शायद यहाँ कोई आत्मा या भूत है जो हमसे कुछ ही दूरी पर है, लेकिन सुरेश का मानना था कि हो ना हो हम दोनों के अलावा भी इस जंगल में और भी कोई है जो शायद यहाँ किसी काम से आया है। बेइंतहा खौफ को अपने जहन में दबाए सुरेश और वरुण धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। महसूस हो रहा था कि आवाज अब तेज और तेज होती जा रही है। कुछ ही देर में वो आवाजें साफ थी। उनके सामने रिपोर्टर्स और कैमरामैन का एक और छोटा सा झुंड था जो शायद इसी स्टोरी को कवर करने आए थे। सुरेश को ये देख बिल्कुल हैरत नहीं हुई, बस उसे अफसोस हुआ कि शायद अब उसकी खबर एक्सक्लूसिव नहीं रहेगी। उसने पहले तो उन रिपोर्टर से बात करने की सोची, मगर फिर ख्याल आया कि अगर वो उनके साथ मिल गया तो शायद उसे मजबूरन इनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने सिर्फ उनका पीछा करने के बारे में सोचा और कोई भी सुराग मिलने पर अपने हिसाब से स्टोरी कवर करने का फैसला किया। रिपोर्टर्स और कैमरामैन का ये कारवां आगे बढ़ निकला। धीरे धीरे वो उसी नदी के चारों तरफ घूमने लगे। उन्होंने देखा कि वहां मांस के कुछ छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं। सब ने मिलकर उस जगह के कई सारे फोटो उतारे और आगे चलते बने। लेकिन सुरेश और वरुण ने देखा कि जैसे उनके जाने के बाद उन मांस के टुकड़ों को कोई औरत नुमा परछाई नोच नोच कर खा रही है। ये क्या था? जब वो उसके करीब पहुंचे तो वो गायब हो गई। फिर वो दोबारा रिपोर्टर्स का पीछा करने लगी। वो झुंड फिर एक जगह रुका जहां उन्होंने एक लड़की के लाल सुर्ख खून से सने सफेद कपड़े देखे। ये शायद उसी लड़की के कपड़े थे जिसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार कर उसके 35 टुकड़ों को इस जगह फेंक दिया गया। और हकीकत यही थी कि इसी स्टोरी के लिए पत्रकारों का एक झुंड इस जगह मौजूद था। उन्होंने इसकी भी कई तस्वीरें ली और आगे चले गए। पीछे से सुरेश और वरुण आए, लेकिन तब तक उनकी नजरों ने वो मंजर कैद किया जिससे वो बेहद खौफ में गर्क हो गए। उन्होंने देखा कि वो कपड़ा एक औरत के बीच शरीर से जा चिपका, जो अब अपने नाखूनों से पेड़ की खाल को कुरेद कर उसके ऊपर चढ़ रही थी। ये मंजर डराने वाला था, लेकिन अब इस वक्त तक वो इस जंगल के इतने अंदर थे कि उन्हें हकीकत में अंदाजा नहीं था कि बाहर का रास्ता क्या है। मजबूरन उन्हें उस झुंड का पीछा करना पड़ा। इस झुंड ने कई सारे सुराग जैसे लड़की के जेवर, कटी उंगली, मोबाइल बरामद किया, मगर नामालूम क्यों सुरेश और वरुण के हाथ कुछ नहीं लगा।
वो बस महज उनका पीछा कर पा रहे थे। जब तक वो किसी सबूत के पास पहुंचते, वो झुंड पहले ही उसकी तस्वीर उतार चुका होता और सुरेश और वरुण के सामने किसी वजह से वो सबूत छिप जाते। खैर, इसी सिलसिले में आधी रात कट गई। अब सवेरे को कुछ ही घंटा बचा था, मगर उस झुंड की तलाश और ज्यादा गंभीर होती चली जा रही थी। उन्हें और भी सुराग चाहिए थे इस पूरी कहानी से जुड़े। तभी उनकी नजरों के सामने एक अजीबोगरीब खंडहर नजर आया। उन्होंने देखा जैसे वहां कोई औरत है जो एक टक बस उन्हें ही घूर रही है। हकीकत में तो ये तस्वीर सुरेश और वरुण ने भी देखी थी, मगर वो उस खंडहर में घुसने के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन वो झुंड इसे एक स्टोरी का एक नया एंगल समझकर अंदर घुस गया। सुरेश और वरुण बाहर खड़े उनके लौटने का इंतजार करते रहे। कुछ ही देर हुई थी कि तभी अंदर से किसी के चीखने की जोरदार आवाज आई। ये आवाज किसी औरत की थी। एकाएक उस खंडहर में वो औरत सुरेश और वरुण को दिख भी गई। पूरा लाल मुंड, बड़े बड़े दांत और हवा में तैरता जिस्म। नामालूम ये कौन थी, मगर बस जो भी उन दोनों की नजरों के सामने था, वो उसे दोबारा हरगिज नहीं देखना चाहते थे। उन्हें एक एक कर उस झुंड के हर एक शख्स की खौफनाक चीखें सुनी और कुछ ही देर के इस भयानक पल के बाद एक चुभन भरी खामोशी और फिर खंडहर के बाहर गिरती सिर कटी लाश। ये क्या हो रहा था, ये सोचने का वक्त नहीं था, पर जो भी था बहुत डरावना था। मौत का ये सिलसिला यूं ही कुछ देर चलता रहा और फिर बेचैनी भरी खामोशी ने उस वीरान सी इमारत में अपनी जगह बना ली। मगर फिर अचानक उसी खंडहर की छत से उन्हें नजर आई वही औरत नुमा परछाई जो इस वक्त उन दोनों को घूर रही थी। सुरेश और वरुण समझ गए कि अब उनके पास अपनी जान बचाने का ये आखिरी मौका है। अगर वो इसी वक्त यहाँ से नहीं निकले तो फिर शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। दोनों बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे। रास्ता तो इतनी आसानी से मिलना नहीं था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए दोनों को सुबह हो गई और अचानक ही उन्हें नजर आए कुछ पुलिसकर्मी। उन्हें देख बेहद राहत मिली और वो दौड़ते हुए उनके करीब पहुंच गए। पुलिस उन्हें इस हालत में देख अपने साथ ले गई और उनसे तफसील से जानकारी ली, जिस पर उन्होंने हर एक वाक़े को बताया। वो क्या था, क्यों था, ये तो आखिर तक कोई नहीं जान पाया, पर एक बात साफ थी, जो कुछ सुरेश और वरुण ने उस रात देखा उससे इलाके का हर पुलिसकर्मी वाकिफ था। शायद इसलिए किसी भी केस का सर्च ऑपरेशन उस जंगल में दिन के उजाले में किया जाता है। इस वाक़े के फौरन बाद सुरेश और वरुण ने प्रेस की नौकरी छोड़ दी और हमेशा हमेशा के लिए घर लौट गए।